अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सिंह सरस्वार। आप देख रहे हैं विवेकानंद एजुकेशन हब। हमने अपने पिछले वीडियो में शासन के 3 अंगों में से एक कार्यपालिका की बात की थी। आज हम शेष 2 अंगों पर बात करेंगे, जो कि हैं विधायिका तथा न्यायपालिका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और एजुकेशन से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शासन के 3 अंगों में से एक विधायिका वह संस्था है जो विभिन्न कानूनों या विधियों का निर्माण करती है और फिर उन्हीं कानूनों के माध्यम से राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि विधायिका का मूल कार्य है कानून का निर्माण करना। परंतु प्राचीन काल में जब राज्य व्यवस्था का आधार राजतंत्र या धर्मतंत्र हुआ करते थे, तब स्थिति थोड़ा भिन्न थी। कानून तो उस समय भी होते थे मेरे दोस्त, परंतु उनकी निर्माण प्रक्रिया आज से भिन्न थी। जैसे राजतंत्र में राजा की इच्छा ही कानून हुआ करती थी, जबकि धर्मतंत्र में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या को ही कानून का स्वरूप दे दिया जाता था। अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि वर्तमान की कानून निर्माण की प्रक्रिया और प्राचीन समय की कानून निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी बेहतर है। तो मेरा मानना है वर्तमान की कानून निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके 2 आधार हैं। पहला तो ये कि प्राचीन समय में चाहे राजा की इच्छा हो या धार्मिक ग्रंथों को कानून का स्वरूप दिया जाना हो, दोनों ही स्थिति में जनता के प्रतिनिधित्व को कानून का निर्माण करते समय नजरअंदाज किया जाता था। जबकि वर्तमान में कानून का निर्माण करने वाली संस्था विधायिका में जनता का प्रतिनिधित्व निहित होता है, क्योंकि विधायिका के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता के ही द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा आधार यह है कि प्राचीन समय में जब राजा की इच्छा कानून बनती थी या धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कानून का स्वरूप धारण करती थी, तो उसका मूल उद्देश्य लोक कल्याण नहीं होता था। परंतु वर्तमान में विधायिका जब भी कानून का निर्माण करती है तो उसका मूल उद्देश्य होता है जन कल्याण करना। तो इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान की कानून निर्माण की प्रक्रिया थोड़ा बेहतर नजर आती है। चूंकि आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद कानूनों के निर्माण में जनता की इच्छाओं को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में यह प्रयास किया जाता है कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाए और उसके अनुसार फिर कानूनों का निर्माण किया जाए। इसीलिए वहाँ पहल तथा जनमत संग्रह जैसी व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पहल की। तो पहल को इनिशिएटिव भी कहा जाता है। पहल के अंतर्गत राज्य की जनता को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी राष्ट्रीय या जनसामान्य से जुड़े मुद्दों को लेकर कानून बनाने की पहल स्वयं कर सके। इसके लिए जनता को करना यह होता है कि वह जिस भी मुद्दे पर कानून बनाना चाहती है उसके लिए उन्हें उसका प्रस्ताव तैयार करना होता है और फिर उसमें एक निश्चित अनुपात में जनसंख्या की स्वीकृति लेनी होती है। और जब वैसी स्वीकृति मिल जाती है तो फिर उसे विधायिका के पास भेजा जाता है और विधायिका के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह जनता के द्वारा पहल के रूप में भेजे गए कानून के प्रस्ताव पर शीघ्र अतिशीघ्र विचार करे, फिर उस पर कानून बनाए। जबकि जनमत संग्रह या रेफरेंडम वह व्यवस्था है जिसमें कोई राज्य अपने राष्ट्र की जनता का किसी भी मुद्दे या कानून के संबंध में मत जानने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत राज्य कोई कानून का निर्माण करने के बाद उसे जनता में पब्लिश कर देता है और फिर वह जनता की राय मंगवाता है। और जब एक जनता अपनी राय दे देती है तो फिर उस राय को ध्यान में रखते हुए उस कानून में आवश्यक फेरबदल भी करता है। अभी हाल ही में जब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर होने का फैसला लिया, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया, तो ब्रिटेन ने इस फैसले पर अपनी जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराया। इसीलिए जनमत संग्रह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आ गया था। अब दोस्तों, पहल और जनमत संग्रह के बारे में जानकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत में ऐसी व्यवस्थाओं को क्यों नहीं अपनाया जाता, क्या भारत ऐसे सुधारों का पक्षधर नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहल और जनमत संग्रह जैसी अवधारणाएं उन्हीं देशों में सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है जिनकी जनसंख्या और भूभाग छोटा हो। भारत जैसे देश में जहां इतना विस्तृत भूभाग है और करोड़ों अरबों की जनसंख्या निवास करती है, वहां यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता कि किसी भी मुद्दे या कानून में सारी की सारी जनता की राय जानी जा सके। इसलिए हमारे देश में और अभी इस प्रकार के अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, उसे अपनाया गया है।
अब ये प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? तो इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष का जन समुदाय अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है तथा सभी क्षेत्रों से इस प्रकार चुनकर आए प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह सब प्रतिनिधि जनता द्वारा इसी उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं, इसीलिए ऐसा मान लिया जाता है कि इनकी सहमति से निर्मित कानून जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, स्वयं जनता नहीं, उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। बात करते हैं विधायिका के स्वरूप की। तो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और उसकी कानून के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। भारत की बात करूं तो भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है, जबकि दूसरे सदन की जरूरत मुख्यतः उन देशों में होती है जो संघात्मक ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार संगठित होते हैं, और संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दूसरे सदन में सभी राज्यों या प्रांतों के प्रतिनिधियों को लिया जाता है। अब संघात्मक ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर शब्द सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये क्या बोल दिया, ये किस चिड़िया का नाम है? तो दोस्तों बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। संघात्मक ढांचे का तात्पर्य किसी राज्य की उस राजनीतिक संरचना या व्यवस्था से है जिसकी उत्पत्ति प्रांतों के मध्य हुए समझौते से हुई है, और वहाँ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखने के लिए एक केंद्र सरकार की स्थापना की जाती है। नहीं समझ में आया? तो भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जानते हैं कि भारत भी एक संघ है, और कैसा संघ है? तो राज्यों का संघ है। इसलिए आपको भारत में सरकारों के स्तर पर 2 संरचनाएं दिखलाई देंगी। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार काम करती है और विभिन्न प्रांतों के स्तर पर विभिन्न प्रांतों की सरकारें या राज्य सरकारें काम करती हैं। इस प्रकार भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के मिले जुले राजनीतिक स्वरूप को ही संयुक्त रूप से दोस्तों संघात्मक ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय विधायिका या इंडियन लेजिस्लेचर की। तो यह संघात्मक ढांचे पर आधारित है। यहाँ केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान में बतलाए गए अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान या कानून बनाती है। केंद्रीय विधायिका या संसद राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाती है, जबकि विभिन्न प्रांतों या राज्यों के विधानमंडल अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं। भारत की केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनीय है। एक सदन लोकसभा है जिसे निचला सदन भी कहते हैं, जबकि दूसरा सदन राज्यसभा है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यहाँ एक बात स्पष्ट करते चलूं कि संविधान में निम्न सदन और उच्च सदन जैसी शब्दावलियों का उपयोग नहीं किया गया। तो फिर एक सवाल आ जाता है कि जब संविधान में ऐसी शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया तो हम उन्हें निचला सदन और उच्च सदन क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा, हमारी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, और ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं, एक कहलाता है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा कहलाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो दूसरा सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसकी स्थापना ब्रिटेन ने अपने राज्य के गणमान्य और सम्मानित लोगों को विधायिका में प्रतिनिधित्व देने के लिए की थी, और चूंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में राज्य के सम्मानित और गणमान्य लोग बैठते थे, इसलिए उसे सम्मान देने के लिए उच्च सदन कह दिया गया, और उसी का अनुसरण करते हुए हमने भी यही शब्दावली अपना ली। लेकिन आप जानते हैं कि जो महत्व ब्रिटेन के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है, वो महत्व या स्वरूप हमारे लिए राज्यसभा का नहीं है, क्योंकि हमने राज्यसभा को इसलिए बनाया ताकि हम विभिन्न राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दे सकें। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं एक सदनीय हैं। इस सदन को विधानसभा कहते हैं, परंतु साथ में संविधान में यह व्यवस्था भी है कि यदि किसी राज्य विशेष में जरूरत महसूस हो तो वह दूसरे सदन, जिसे विधान परिषद कहा जाता है, उसकी स्थापना भी कर सकता है। और इसी का अनुसरण करते हुए महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना की है। विधायिका के स्वरूप के अंत में एक बात और जान लीजिए कि जो हमारी संसद है, जिसे हम केंद्रीय विधायिका कहते हैं, उसका अंग राष्ट्रपति भी होता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए कानूनों को अंतिम रूप से स्वीकृति तो राष्ट्रपति ही प्रदान करता है। उसी प्रकार विभिन्न भारतीय राज्यों या प्रांतों के जो विधानमंडल हैं, उनका एक अंग राज्यपाल है, क्योंकि विधानसभाओं के द्वारा पारित कानूनों को अंतिम स्वीकृति वहाँ का राज्यपाल ही देता है। अब बात करते हैं शासन के तीसरे अंग यानी कि न्यायपालिका की। इसे जुडिशियरी भी कहते हैं। दोस्तों, न्यायपालिका का मूल कार्य, प्रमुख कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करना।
इस प्रकार राज्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों का समाधान करने के लिए ही न्यायपालिका का गठन किया गया। किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो कुछ हद तक विधायिका के समान भी कार्य करने लगी है। एग्जाम्पल के लिए कई ऐसे कानून होते हैं जो काफ़ी जटिल और अस्पष्ट होते हैं, इसीलिए न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्याएं करनी पड़ती हैं। और दोस्तों आगे चलकर यही कानूनी व्याख्याएं या यही मौलिक व्याख्याएं कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून या अंग्रेजी में केस लॉ भी कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आजकल न्यायपालिका विधायिका की तरह काम करने लगी है, क्योंकि उनके निर्णय भी कानून के जैसा प्रभाव रखते हैं। न्यायालय के द्वारा निर्मित कानूनों का महत्व भी दोस्तों इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उच्च स्तर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निचली अदालतों को अपने उच्च स्तर के न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना होता है। इसलिए न्यायालय के द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसी क्रम में न्यायपालिका की शक्तियों की भी बात कर लेते हैं। तो न्यायपालिका की शक्तियाँ इस आधार पर तय होती है कि उस राज्य के शासन का स्वरूप कैसा है। जैसे एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में न्यायपालिका कमजोर होती है क्योंकि वहाँ संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है और उन्हें ये शक्ति अधिक इसलिए दी जाती है ताकि वे केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समाधान कर सकें। ऐसी शक्तिशाली न्यायपालिका का उदाहरण आपको भारत और अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका या इंडियन जुडिशियरी की। तो दोस्तों हमारी न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक हो, अर्थात सरकार और विधानमंडल के स्तर पर भले ही हमारे यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतों की अलग अलग संरचनाएं हो, लेकिन याद रखिएगा न्यायपालिका के स्तर पर हमारी राज्य व्यवस्था एकात्मक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हाई कोर्ट तो राज्य में होते हैं और केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये जो है न्यायपालिका की एक संघीय व्यवस्था ही तो है। दोस्तों याद रखिएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्यों के स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिकाएं नहीं है, क्योंकि राज्यों के जो उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट होते हैं वह सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं, जबकि विभिन्न प्रांतों की सरकारें केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं करती। तो दोस्तों ये था आज का मामला। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।